मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहली खबर आपको जमशेदपुर से बता रहे हैं। दरअसल जमशेदपुर के कदमा स्थित एक स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर परवेज आलम पर अप्राकृतिक यौनाचार करने का आरोप लगा है। आरोप है कि टीचर परवेज आलम बच्चों के साथ यौनाचार करता है। परवेज अक्सर बच्चों को बहला फुसलाकर यौनाचार करने की कोशिश करता है। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब 13 साल का 8वीं का एक छात्र अवसाद में आकर खुदकुशी करने की उसने कोशिश की। आत्महत्या करने से पहले ही परिजनों ने बच्चे को रोका और आत्महत्या करने का कारण पूछा तो बच्चे ने पूरी आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। 13 साल का नाबालिग बच्चा है, उसका साथ गलत किया जा रहा है। स्कूल में लगातार बहुत अच्छा का साथ किया जा रहा है। अभी परवेज आलम बोल के जो है ये स्कूल टीचर है, वहाँ का गेम टीचर। ये बच्चा लोग को डरा धमका के ले जाता है। खेलकूद का नाम से नंबर नहीं देंगे, फेल करवा देंगे बोल के बहुत बच्चा का साथ ऐसे जोड़ना शोषण कर दिया। पहले भी 2 बार इसका केस हुआ है। हमको टीचर ले जाता है रूम में, ले जाके बोलता है कि गेम खेलो, सब तुम्हारा ही है, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो तुम्हारा बहन को हम लोग फेल करवा देंगे, तुमको फेल करवा देंगे बोल के इसका साथ गलत काम करता है। फोन नंबर अपना घर भी बुलाता था। हाँ, घर भी बुलाता था एवं इसका साथ अपना प्राइवेट पार्ट मैंने पकड़ाता था और बहुत गलत काम करता था। बच्चे सारे इकलौता बेटा ही मिलेगा जो घर भी स्कूल में पढ़ता है, वो क्लास 8 है उसका। सर उसके साथ वीरवार के दिन ये स्पोर्ट्स होता है उनका, वो टीचर है, स्कूल टीचर है वहाँ पे। कोई परवेज क्या आलम है, परवेज आलम। तो उसको अकेले रूम में बुलाता है वहाँ पे और बाकी बच्चों को सेट कर देता है और उसको मतलब अपना छेड़छाड़ किसी अपने प्राइवेट पार्ट दिखाना। और बाकी बच्चा खुद तो बता नहीं पा रहा मेरा, लेकिन जब हमको आज 3-4 दिन पता लगा तो खाना भी नहीं। इस तरीके से अगर शिक्षक ही ऐसा काम करेंगे तो बाकी लोग जो शिक्षा की अलग जगाते हैं वो शिक्षक अगर इस तरह के काम करे तो सवाल उठने लाजमी है। बच्चों से अप्राकृतिक यौनाचार क्या शिक्षक करेंगे? और ऐसे टीचर अगर इस तरह की हरकतें करते हैं तो उन पर कार्रवाई कब तक की जाएगी? तो ये बड़ा सवाल है। परवेज आलम को सजा कब तक मिलेगी? जमशेदपुर की ये खबर आपको बता रहे हैं। बच्चों से अप्राकृतिक तौर पर यौनाचार उनकी तरफ से किया जा रहा था और इसी को लेकर एक बच्चा अवसाद से गुजर रहा था। उसने आत्महत्या की कोशिश की और जब अपनी पूरी आपबीती सुनाई तब परिजनों के सामने ये सच्चाई सामने आई। और अब इस डर्टी टीचर को लेकर ये सवाल उठने लाजमी है कि आखिर कब तक इस तरह की बातें, इस तरह की चीजें सामने आती रहेंगी और कब तक इस तरह के शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रभंजन जुड़ चुके हैं। प्रभंजन, इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कदम उठाए गए? क्या प्रशासनिक तौर पर कोई कार्रवाई अब तक की गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जमशेदपुर पुलिस ने शिक्षक को अपने हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है और ये मामला कदमा के एक प्राइवेट स्कूल का है जिसमें परवेज आलम ने 13 वर्षीय बच्चे के साथ इस तरह की अप्राकृतिक यौनाचार की घटना उन्होंने की है। मामला यह काफी आसपास के लोग आक्रोशित भी हो गए थे। शिक्षकों स्कूल पहुंचकर शिक्षक के साथ उन्होंने मारपीट की उन्होंने और फिर इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया और कदमा पुलिस फिलहाल इस मामले में जांच कर रही है और शिक्षक को हिरासत में लेकर पूरी तरह वह छानबीन कर रही है। प्रभंजन, क्या इससे पहले कई अन्य बच्चों के साथ भी ऐसा हो चुका है या सिर्फ उस बच्चे के साथ ही इस तरह की हरकतें सामने आई? नहीं, इस शिक्षक पर पहले भी इस तरह के आरोप लगे हैं। जैसा कि परिजन बता रहे हैं, आसपास के जो लोग बता रहे हैं कि शिक्षक पर पहले भी इस तरह का आरोप लग चुका है। और यह जो बच्चा जो है इसके साथ भी वह एक बार नहीं कई बार इसके साथ में अप्राकृतिक यौनाचार किया है। बच्चा काफी डरा हुआ था, समा हुआ था। किसी तरह फिर वह अपने माता पिता को बताया, वह आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा था। तो यह मामला जो है यह शिक्षक पर जो आरोप लगा है, इसके पहले भी कई आरोप लग चुके हैं शिक्षक पर। फिलहाल पुलिस जो है वो अपने स्तर से जांच कर रही है और छानबीन कर रही है। हालांकि शिक्षक या इस आरोप को वो झूठा बताते हैं। शिक्षक का कहना है कि हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पुलिस अपने स्तर से पूरे मामले की छानबीन कर रही है और
पुलिस अपने मामले में छानबीन कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। प्रबंधन तो इस तरीके से पुलिस की तरफ से अब आगे कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही जांच कर आगे एक्शन लिया जाएगा। और दुमका में विधवा पेंशन योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सरैयाहाट प्रखंड के धनवे गांव में जालसाजी कर आशा देवी विधवा पेंशन उठा रही है, जबकि आशा देवी के पति पवन कुमार सरकारी मुलाजिम हैं। हमारी टीम जब आशा देवी के घर पहुंची तो आशा देवी के पति हाथ जोड़ने लगे। वहीं विधवा पेंशन के लाभार्थी आशा देवी के बेटे ने कहा कि गलती से पैसा मिल रहा है, सरकार का पैसा है, लौटा देंगे। ग्रामीणों का दावा है कि यहां ऐसे कई लाभार्थी हैं जो घूस देकर और फर्जीवाड़ा कर विधवा पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। क्या बात, वाइफ के नाम से वाइफ से कीजिए, क्या दिक्कत, क्या वाइफ के नाम से, वाइफ के नाम से आप उनसे कीजिए, सफर कीजिए। वाइफ के नाम से तो आप, फिर वाइफ तो आप ही की ना है सर, है तो क्या हुआ, तो हटो ना भाई, तुम इस तरह का बका कर रहे हो। दिक्कत नहीं है, आप कौन है तुम? कौन है? बेटा अच्छा, कितना दिन से कैसे कैसे हुआ ये विधवा पेंशन मम्मी का तुम्हारे? हम नहीं जानते सर ये कैसे हुआ। पिताजी क्या करते हैं? पोस्ट मास्टर ये डाक विभाग में। डाक में है। और माताजी घर में रहती है। तो कितना दिन से ही पेंशन मिल रहा है हमें? ये सर हमको भी मालूम नहीं कब से मिल रहा है। अच्छा, तो अभी जो मिल रहा है तो ये सही मिल रहा है या गलत मिल रहा है? क्योंकि आपके तो पिताजी जिंदा हैं, तो यहाँ मुस्मात कैसे उनका नाम लिखा गया आपकी माताजी का? सर देखिए ये कैसे आया ये तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन हम सरकार का पैसा गलत तरीके से नहीं लेना चाहते हैं। उसमें जो भी कार्य होगा हम करने के लिए तैयार हैं। उसको विड्रॉ करने के लिए आप लोग तैयार? विड्रॉ करने के लिए हम तैयार हैं। इस चूँकि आज पहली बार ये जो आपने पर्टिकुलर केस बताया ये पहली बार संज्ञान में आया है, तो इसकी ज़रूर जांच गहनता से करवाई जाएगी। इसमें दो बिंदु हैं, यदि वो वास्तव में जो भी महिला हैं और वो योग्यता नहीं रखती होंगी तो उनका पेंशन तो कैंसिल कराया ही जाएगा। साथ में जो दोषी व्यक्ति हैं उन पर भी और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीतीश कुमार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीतीश, जिस तरीके से सरकारी योजना में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, अब इस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जी मैं आपको बता दूं, ये सरैयाहाट प्रखंड के धनवे गांव का मामला है, जहां पर जो वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन है उसे जो फर्जी तरीके से कह सकते हैं उसको लिया जा रहा था। और इस मामले पे जब हमने दुमका के उप विकास आयुक्त से बात की, जब इस मामले को उनके पास रखा और उनसे जानकारी ली, तो उन्होंने साफ तौर पर इस पर अनभिज्ञता उस समय जाहिर की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का कोई मामला है तो इस पर जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले पर हम लोगों ने जिस तरह से खबर को दिखाया है, एक मामला नहीं है, इसमें और भी कई जो विधवा पेंशन है और भी इसमें लोग लिए हुए हैं। जी तो नीतीश, आपने ये कहा कि अभी और भी कुछ अन्य लोग हैं जो इस तरीके से विधवा पेंशन में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। क्या उन लोगों की बात अब तक प्रशासनिक तौर पर सामने आ पाई है? जी नहीं, मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग वहां पर गांव वालों से जब हम लोग ने बात की तो उन्होंने भी कहा कि इस तरह के कई एक ऐसे मामले हैं जो वृद्धा पेंशन वाले हैं और कहीं ना कहीं बिचौलिए इसमें हावी होकर इन लोगों का काम करवाते हैं और वृद्धा पेंशन उसको बनवाते हैं। तो ये एक मामला नहीं है, इसमें कई और लोग भी हैं। उनसे हमारी सीधी तौर पे बात नहीं हुई, लेकिन वहाँ के ग्रामीण जो है वो साफ तौर पर बता रहे कि कई एक ऐसे मामले, फिलहाल इसमें जांच बैठेगी और उसमें निकल कर सामने आएगा कि इस तरह से किस तरह से ये लापरवाही हो रही है या किस तरह से ये घटना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नीतीश, तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे फर्जीवाड़े को लेकर लगातार जांच की जा रही है और जो भी अन्य लोग इसमें शामिल होंगे, चाहे वो बिचौलिए हों या कोई और, उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाएगी। और श्रीलंका में फंसे झारखंड के 19 मजदूर सोशल मीडिया पर वतन वापसी की गुहार। गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद के ये मजदूर हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड के 19 मजदूर अभी श्रीलंका में फंसे हैं, जिन्होंने अपनी वतन वापसी की गुहार सोशल मीडिया के माध्यम से लगाई है। 3 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है, खाने को परेशान हैं और लगातार दाने दाने के लिए ये मजदूर मोहताज बने हुए हैं। और इस वक्त उनकी तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें वापस लाया जा सके। तो चांची डुमरी प्रखंड का निवासी हूँ।
18 फरवरी को 19 आदमी श्रीलंका में आया। कैपिटल कंपनी में श्रीलंका आने के बाद पता चला कि हम लोग कॉन्ट्रैक्टर में हैं। जब 2 महीना बीतने के बाद सैलरी मांगने पर नहीं मिल रहा है। पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है। सैलरी मांगने पर खुराकी भी बंद कर दिया है तथा झारखंड सरकार एवं भारत सरकार से अपील है कि हम लोग को वतन वापसी करवाया जाए। बगोदर। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निरंजन कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निरंजन, क्या कुछ जानकारी है? इन्होंने अपील तो की, सोशल मीडिया के माध्यम से गुहार तो लगाई है, लेकिन क्या इस पर कोई एक्शन लिया गया अब तक? देखिए, इस संबंध में मैंने सीधे जो लेबर मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं सदानंद भोक्ता, उनसे बात भी मैंने किया। लेबर कमिश्नर से मैंने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय, चूंकि ये फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री का मामला बन रहा है, तो उन्हें बोले कि विदेश मंत्रालय से लगातार इस संबंध में संपर्क कर रहा हूं। और इससे पहले भी आपने देखा कि मलेशिया में भी कई मजदूर फंसे हुए थे और उसे वतन वापसी झारखंड लाया गया। अभी भी कई मजदूर फंसे हुए हैं। तो श्रीलंका में भी मजदूरों को लेकर के लाने के लिए यहाँ की जो सरकार है, वर्तमान सरकार, वो भी प्रयासरत है, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत ही लाया जा सकता है, क्योंकि दूसरे देश से यहाँ लाने के लेकर के वीजा और पासपोर्ट का मामला बनता है। तो जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर वीजा पास, और सबसे बड़ी बात है कि जो कल्पतरू ट्रांसमिशन कंपनी है जो इन लोग को लाए यहाँ से ब्रोकरी करके, एक तरह के दलाली करके और यहाँ से उठा करके सीधा ला करके वहाँ बैठाया गया है और उसके 3 महीने से वेतन भी नहीं मिल रहा है। उसको लेकर के भी इस संबंध में बातचीत किया है लेबर मंत्री से, केंद्रीय श्रम मंत्री से। यहाँ के जो मंत्री हैं उनसे भी लगातार बातचीत कर रहे हैं कि पूरी पैसा मिलना चाहिए और जो कंपनी है उस पर भी मामला दर्ज होना चाहिए। लेकर के एक प्रक्रिया है और लगातार इस मामले को लेकर के भी सोशल मीडिया पर एक लगातार चल रहा है कि वहाँ के जो मजदूर हैं, यानी कि जो गिरिडीह, निरंजन, लेकिन ये मजदूर जो है वो दाने दाने को मोहताज है। क्या प्रारंभिक तौर पर किसी तरह की मदद सरकार की तरफ से उन तक पहुंचाई जा सकती है जब तक वो यहाँ तक ना पहुंच पाए? वही मैं आपको बता रहा था कि ये प्रोसेस के तहत वहाँ के जो लेबर मंत्री हैं, यानी श्रीलंका के जो केंद्रीय मंत्री हैं, भारत सरकार के जो मंत्री हैं, वो लगातार उसे संपर्क में है। तत्काल उसे खाने पीने और रहने में कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर के वहाँ उसे भोजन की व्यवस्था कराई गई है। लेकिन अब देखना यह है कि जो लेबर है उनसे सीधे संपर्क से बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन न्यूज 18 के द्वारा उस मजदूर से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है ताकि सही और जो पूरी स्थिति है वो पता चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो दाने दाने को मोहताज ये मजदूर और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द उन तक मदद पहुंचाई जा सके। और पंचायत चुनाव को लेकर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी है। गिरिडीह के देवरी प्रखंड के जंगल में शराब की अवैध भट्टियां संचालित की जा रही थी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची। यहां झोपड़ी के अंदर शराब की बड़ी बड़ी भट्टियां बनाई गई थी, जिस पर शराब बनाने का काम चल रहा था। टीम ने सभी भट्टियों को ध्वस्त कर दिया और लगभग 1800 लीटर जावा महुआ और सैकड़ों लीटर शराब को नष्ट कर दिया है। हालांकि उत्पाद विभाग की छापेमारी की भनक लगते ही शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। कारी लिट्टी गांव के जंगल में नागो राय पिता सुमी राय के भट्टी से 1800 केजी महुआ जावा को नष्ट किया गया तथा अवैध शराब 100 लीटर बरामद हुआ। और जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के पार्किंग में आईसीयू एम्बुलेंस पड़ी जर्जर हो चुकी है। अत्याधुनिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस इस एम्बुलेंस की लागत 40 से 50 लाख रुपए है।
साल 2011 में खेल महोत्सव के लिए केंद्र की ओर से एम्बुलेंस दी गई थी। 15 दिनों तक चले खेल महोत्सव में इसका उपयोग पूरी तरह से किया गया। इसके अलावा भी शहर में जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पहुंचे तो इसका उपयोग किया गया, लेकिन बीते कई सालों से इसका उपयोग नहीं हुआ है। रखरखाव के अभाव में पड़ा ये एम्बुलेंस अब जर्जर हो चुका है। लाखों रुपए की लागत से खरीदा गया यह एम्बुलेंस सरकारी उदासीनता और लापरवाही की भेंट चढ़ गया। अस्पताल प्रबंधन और सरकार की अनदेखी ना होती तो आज यह एम्बुलेंस झारखंड और पूर्वी सिंहभूम जिले के मरीजों के लिए प्राण रक्षक साबित होता। गाड़ी जो है 34वां खेल महोत्सव में आया था और उसी कार्यक्रम में चला। उसके बाद गाड़ी अस्पताल में रखा गया। गाड़ी तो अभी जर्जर अवस्था में है, चलने का स्थिति में नहीं है। और ईद को लेकर रांची में सभी दुकानें सज चुकी हैं। बाजार का नजारा मेले जैसा हो गया है। लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है। वहीं मुस्लिम समाज के लोग जरूरत के हिसाब से अपनी अपनी खरीदारी कर रहे हैं। कोरोना की वजह से लोग पिछले 2 साल से ईद में खुलकर नहीं शॉपिंग कर पा रहे थे। वहीं बाजार भी मंदा था। अब हालात सामान्य होने पर लोग घरों से बाहर निकलकर बाजारों में पहुंच रहे हैं, जिससे बाजारों में रौनक दिख रही है। हालांकि बढ़ती महंगाई का असर लोगों की खरीदारी पर जरूर पड़ रहा, लेकिन पिछले 2 साल के मुकाबले हालात अब बेहतर हैं। ईद को लेकर के शहर की सभी दुकानें सज चुकी है। मुस्लिम समुदाय के लोग आज शाम में ईद के चांद का दीदार करेंगे, जिसके बाद कल ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। ऐसे में लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। बाज़ारों में भी जो भीड़ बढ़ गई है, बाज़ारों का जो नज़ारा है वो मानो ऐसा लग रहा है कि कोई मेला लगा हुआ है। यहाँ पे लोग जो है काफ़ी उत्साहित है, खरीदारी करने के लिए भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ऐसे में हम इस वक्त मौजूद है रांची के मेन रोड में। यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और इस बार जो है ईद को लेकर के बाज़ार कैसा है, यहाँ पे हम दुकानदारों से भी बात करेंगे। ये दुकान के अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ लगा हुआ है, लोग जो है शॉपिंग करने के लिए पहुँचे हुए हैं। आप बताइए इस बार ईद का मार्केट कैसा है? देखिए 2 साल से जो कोविड का लॉकडाउन था तो उसमें तो लोगों ने ईद सेलिब्रेट किया ही नहीं। उसके बाद से इस साल देखिए अल्लाह ताला ने हम लोगों को मौका दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बहुत अच्छा रहा। हाँ, जो एक्सपेक्टेड मार्केट था उससे भी बढ़िया रहा। गर्मी भी काफ़ी थी लेकिन लोगों में उत्साह था, तो ईद की खरीदारी शॉपिंग वगैरह में लगे हुए हैं और देर रात तक लगे रहेंगे। आप यहाँ क्या लेने आए? ईद को लेकर के शॉपिंग करने आए हैं? थैंक यू। पापा के लिए कुर्ता ले रहे हैं। और अपने लिए क्या लिया आपने? अपने लिए हमने बहुत सारा सूट लिया है, गरारा जम्पर, तरारा जम्पर। कितना इंतजार रहता है आप लोगों को ईद के इस त्योहार का? बहुत सारा। 1 महीना रोजा रखते हैं तो फिर ईद तो खुशी के साथ मनाने की त्यौहार है। आप यहाँ पे कुर्ता सिलवा रहे ईद को लेके? हाँ मैम। कितना इंतजार रहता है? बहुत इंतजार है मैम। क्या कुछ खास करेंगे इस बार ईद में? देखिए इससे पहले तो 2 लॉकडाउन होने के कारण हम लोग का जो है कि अच्छा से हम लोग का ईद नहीं बीता, लेकिन इस बार जो है बहुत बढ़िया, बहुत ही धूमधाम से मनाने जा रहे हैं हम लोग। काफी उत्साहित है, बहुत उत्साहित। घर पे भी सारे उत्साहित हैं। हाँ। तो आप बताइए भाई साहब, ईद में तो कुर्ते की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जी बहुत बढ़ जाती है। वाइट ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। क्या कुछ खासियत है? ईद में नमाज पढ़ने के लिए सोचता कि वाइट ही ले। गर्मी का मौसम भी है, इसमें हल्का धूप भी नहीं लगता, एहसास नहीं होता गर्मी का। कॉटन आता है, अच्छा क्वालिटी का आता है, रेंज भी कम रहता है इसमें, अच्छी क्वालिटी का भी रहता है, कम रेंज का भी रहता है। इसलिए तो देख सकते हैं आप कि बाज़ारों में जो रौनक है, काफ़ी 2 साल के बाद बाज़ारों की रौनक लौटी है और सेवइयों और खजूर की खुशबू से जो है पूरा बाज़ार मानो महक उठा है। कोमल बहन, न्यूज़ 18 रांची। और आइए अब देखते हैं